नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और शुरू करते हैं 9 मार्च 2022 के दैनिक जागरण में क्या-क्या खबरें हैं। सूमी से फंसे भारतीय छात्र भी निकाले गए। तो आपको पता है कि यूक्रेन में जो युद्ध की स्थिति है, वहाँ से हमारे भारतीय छात्र धीरे-धीरे करके निकाले जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन है। जब से एग्जिट पोल आए हैं और उसका जो एग्जिट पोल का अनुमान है, उसके बाद जो पार्टियां हैं वो उस तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं। उनको शक है कि जो भी इस तरीके के ईवीएम स्टोर रूम्स हैं, ईवीएम मशीन्स हैं, उनके साथ छेड़खानी की जा रही है। बाकी इधर हम बात करें तो 2 साल बाद 27 मार्च से फिर से शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। एक्चुअली कोरोना की वजह से बहुत कम उड़ानें कर दी गई थी, ज़्यादातर उड़ानें रद्द थी। तो अभी फिर से एक वही लाने के लिए कि जैसे पहले चल रहा था, और बहुत सारी जो चीज़ें थी, काफ़ी हमारा जो बजट का इकोनॉमिक जो प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा था, और कहीं ना कहीं लोगों का विदेशों में जाना, उनका वहाँ पे बिजनेस एक्सपेंड करना, वो सब अब शुरू हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट खबर यहाँ पर बात कर लेते हैं। रूस ने यूक्रेन के 5 शहरों को दिया सुरक्षित गलियारा। मतलब रूस ने सीज फायर की है इन क्षेत्रों में, और वहाँ बोला गया है कि वहाँ से जो वहाँ के निवासी हैं, लोकल आमजन हैं, वो सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएँ, वो रूस पहुँच जाएँ या बेलारूस पहुँच जाएँ, जहाँ जाना है। तो इस तरीके से खोले गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटी बेसिस पे है, बट इस स्थिति में लाने का ठीकरा भी तो रूस के ही माथे जाता है। बाकी इधर बात कर लेते हैं मुंबई की। तो आदित्य ठाकरे व अनिल परब के करीबियों पर आयकर के छापे पड़े हैं। आयकर के छापे कब पड़ते हैं? देखिए, आयकर के छापे तब पड़ते हैं जब कोई किस अनुमान लगाता है, किसी को एक एक सुराग मिलता है कि यहाँ पर आय से ज़्यादा संपत्ति रखी जा रही है, जिसका टैक्स जो है जो संपत्ति वो पैदा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसका टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन होता है, आयकर विभाग, वो वहाँ पे जाके क्या कहते हैं, छापा मारता है, और उनकी जो जितनी भी कमाई होती है, जितना भी पैसा होता है, वो उसको देखते हैं। एंड उस पैसे पे उन्होंने प्रॉपरली टैक्स दिया है कि नहीं दिया है, उसकी जांच करते हैं। तो उसी उसी को आयकर का छापा बोलते हैं। बाकी कल आपको पता ही है, 8 मार्च को वर्ल्ड क्या कहते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे था। तो उस पर इनाम देते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि ना तो टूटती हैं, ना ही थकती हैं, इस दौर की यही नारी शक्ति है। तो वो हमें सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति हमें हमारी माँ के रूप में, हमारे दोस्त के रूप में, हमारे बहन के रूप में, हमारे पार्टनर के रूप में हमें मिलती है, और हर जगह हमें कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं क्या सपोर्ट करती है, हमारे कंधे से कंधे मतलब मिला के चलती है, और जो हमारे देश का, हमारे समाज का विकास का सफ़र है, उसको हमारे साथ तय करती है। बाकी जो दिल्ली पुलिस के आयुक्त राकेश अस्थाना, उन्होंने कहा है कि 2025 तक 1/4 वीमेन जो पुलिस फोर्स, मतलब वीमेन जो होंगी, वो पुलिस फोर्स, दिल्ली पुलिस का हिस्सा हो जाएंगी। मतलब 1/4 हिस्सा हो जाएंगी 2025 तक दिल्ली में जो महिला पुलिस है। इसके बाद फिर केजरीवाल ने भी कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है। और ये चीज़ न सिर्फ एक महिला के सशक्तिकरण की बात नहीं हो रही है, किसी भी तबके का, वो कोई भी, जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारी ट्राइब्स हैं, और जो कास्टिज्म में बदला हुआ है पूरा समाज, उनके भी उत्थान के लिए हमें शिक्षा पे बल देना पड़ेगा। और शिक्षा, वो भी क्वालिटी वाली शिक्षा, ऐसा नहीं कि बस चल रहा है तो चल रहा है। क्वालिटी वाली शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा के साथ साथ उनको जो सामाजिक, उनकी जो राइट्स हैं, उनको भी बताना, और उन राइट्स को वो कैसे हासिल कर सकते हैं, उनको भी बताना, ये बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के उत्थान के लिए। आगे इधर एक नई खबर क्या, बहुत पुरानी खबर है। आपको पता ही कि बिहार में पूरी तरीके से जो दारू की प्रतिबंध लग चुका है। तो यहाँ पे और कुछ नए नए प्रतिबंध लग रहे थे कई कई जगह। तो बोला जा रहा है कि शराब की बिक्री के छूट पर जो प्रतिबंध लगने थे, उस पर एक याचिका आई थी कि आप जो शराब पर है वो प्रतिबंध मत लगाइए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है, कहा कि नहीं, जो लगे हुए हैं प्रतिबंध शराब पर, वो लगे रहेंगे। फिर इधर एक खबर है कि फार्मेसी कॉलेज खोलने पर लगी रोक रद्द। अभी क्या है कि जैसे आपको पता ही है कि जो फार्मेसी के कॉलेजेस होते हैं, उनको खोलने के लिए वो खोले जा रहे थे। तो उनको रोकने के लिए एक याचिका दायर की गई थी कि ऐसे कॉलेजेस, क्योंकि वो जो उनका जो गुणवत्ता होती है, जो भी मानकता होती है, वो उस खरा नहीं उतरते हैं, पूरा सही से नहीं करते। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है, बोला कि ऐसा नहीं है। जो भी हो रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस इसको देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस को, इस तरीके के जो फार्मेसी संबंधी हैं, जो उनके नियम हैं, वो पूरे सही तरीके से हो रहे हैं। अगर कुछ करना है तो जो
बॉडी इनको मॉनिटर करती है, इनको रेगुलेट करती है, वो अपने रेगुलेशन है और मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं उनको और बढ़ा दे। बट फार्मेसी कॉलेज खोलने पर रोक लगा दी जाए, ये नहीं हो पाएगा। इसके बाद एक दिल्ली में अभी भाभना औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक के दानों पर आग लगी थी, तो वहाँ पर दमकल कर्मी, आपको पता ही, आग बुझाने के लिए जो हमारा फायर ब्रिगेड होता है, उसने तो पहली बार ड्रोन का सहारा लिया। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ड्रोन की वजह से ड्रोन से गैसेज रिलीज़ की गई। तो एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में हम ड्रोन से और अच्छे तरीके से इस आग के जैसे मामलों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से महिला दिवस के उसमें जो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए हर ज़िले में लगेंगे आत्मरक्षा कैंप। और इनको जो हमारा महिला हेल्प डेस्क को होगा वो वन स्टॉप सेंटर से जोड़ा जाएगा। तो आने वाले समय में हमारी जो बहन बेटियां हैं, हम जो महिलाएं हैं, उनकी स्थिति और सुधरने वाली है। स्पेसिफिकली उनकी जो खुद की सुरक्षा को लेकर जो होते हैं, और आत्मरक्षा कैंप मतलब होते हैं कि उनको वहाँ पे सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाया जाएगा, थोड़ा बहुत ऐसा कि वो अपने आप को हैंडल कर सके अगर कुछ ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन आती है तो। फिर इसके बाद आपको पता ही है कि भारत और चीन के बाद के साथ जो एक कहते हैं अरुणाचल प्रदेश रीजन है और लद्दाख रीजन है, वहाँ पर कहीं ना कहीं उनके जो बॉर्डर को लेके है वो सहमति नहीं बनती। तो अभी सहमति बनी है कि वो आपस में बैठ के सैन्य वार्ता करेंगे भारत और चीन। किस मुद्दे को लेके? पूर्वी लद्दाख को लेके। पूर्वी लद्दाख कहाँ है? जिनजियांग रीजन, जो हमारा ऊपर का लद्दाख का ऊपर एक एरिया है, जो हमें नहीं अभी इंडिया के ऊपर का जो एरिया दिखता है, जहाँ से हमारा पीओके है, पीओके के साइड में जो पूर्वी लद्दाख है वो माना जाता है। इसके बाद बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बिहार सरकार से कि आपने शराबबंदी कर दी है, बट उसके बाद उसकी जो स्थितियाँ उपज रही हैं उनसे निपटने के लिए आपने क्या प्रोग्राम बनाया है, उसका हलफनामा बताइए। हलफनामा मतलब होता है कि आप पूरा उसका हमें बताइए कि आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। और बोला जा रहा है कि आपने जैसे कि किया है, कानून बनाया है कि अगर दारू पकड़ते पीते पकड़े गए या आपके पास दारू पकड़ी गई तो आपको जेल हो जाएगी, उसमें भी संशोधन कीजिए, आप लोगों को मौका दीजिए। तो संशोधन का ये नेक्स्ट खबर यहाँ पर है। संशोधन के लिए ये दिया गया है, पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर देना होगा निर्धारित जुर्माना। इसके बाद फिर जुर्माना नहीं भरने पर पीने के आरोपित को 1 महीने की जेल। अगर बार बार शराब पी रहे हैं तब तो आपको 100% जुर्माना और जेल भी होगी। तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हैं। कलेक्टर के आदेश पर स्पिरिट व जब शराब को तुरंत नष्ट कर दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसा नहीं कि शराब मिल गई तो चलो कुछ हम ही रख लेते हैं। तो इस तरीके का है। और जो बिहार के शराबबंदी कानून संशोधन प्रारूप लगा था, उस पर जो नया संशोधन बना है उस पर बिहार कैबिनेट की मुहर भी लग गई। तो आने वाले समय पे इस तरीके का नियम होगा। इधर बात की गई नेक्स्ट कहते हैं खबर में कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को अब अपनानी होगी एबीसी स्कीम। एबीसी क्या है? एबीसी है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। देखिए अभी क्या है, जैसे आपको पता है कि आप पहले किसी यूनिवर्सिटी से कुछ ग्रेजुएशन या कोई पीजी कर रहे होते थे, तो एक टाइम फ्रेम होता था। जैसे कि मान लीजिए कि इग्नू है, अगर आप इग्नू से कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो आपको विद इन 5 ईयर वो डिग्री कंप्लीट करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास ऐसा हुआ कि आप कुछ ऐसा काम पड़ गया कि आप 5 साल तक अपना फर्स्ट ईयर करने के बाद फिर आप नहीं कर पाए। इग्नू में तो फिर भी चलो 5 साल दे देते हैं, लेकिन 5 साल के बाद आपकी डिग्री वो वैलिड नहीं रहेगी, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अगर पूरा नहीं कर पाए तो। लेकिन और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसी हैं जिनमें आपको फर्स्ट ईयर करना है, सेकेंड ईयर करना है, थर्ड ईयर करना है, जो भी आप बीटेक कुछ ऐसा कर रहे हैं अपना फर्स्ट सेम सेकेंड सेम, तो आपको कंटिन्यूसली वैसे सेमेस्टर्स करने हैं। अगर बीच में आपने कोई एक गैप किया तो आप वो फिर डिग्री आगे फर्दर करी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बोला जा रहा था कि इससे क्या होता है कि जो हमारे युवा होते हैं उनको डिग्रीज भी नहीं मिल पाती, के साथ साथ उस जो उनका जो फ़ायदा होता है, जो टाइम जाता है उनका, वो भी बेकार जाता है। तो सब गवर्नमेंट ने कहा है, आपको पता ही कि अभी जो हमारी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें बोला गया था कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान अब ऐसा करेंगे कि बच्चों को या स्टूडेंट्स को आप ऐसा प्रोवाइड कराएंगे कि अगर किसी ने मान लीजिए कि बीटेक कर रहा है 8 सेमेस्टर्स हैं, उसने 3 सेमेस्टर्स कर लिए, तो वो क्रेडिट आप उसका जमा हो जाएगा यूनिवर्सिटी के साथ। समझ गए ना? तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि होता ना कि आपका कोई एटीएम है या आपका कोई वैलेट है, आपका कोई अकाउंट है, आपने उसमें 200 रुपये जमा कर दिए। अब वो आप जब दिल करे तब खर्चा कर लीजिए। इसके बाद आपने 50 रुपये फिर उसमें जमा कर दिए। तो इस तरीके से चलेगा। आपका एक बार एडमिशन हो गया तो वो आपकी डिग्री खत्म होने तक आपके पास जैसे टाइम होता रहे, आप उस डिग्री को कंटिन्यू करते रहिए। इस तरीके का एबीसी स्कीम है और ये यूजीसी को बोला जा चुका है। और बहुत जल्दी जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं इस तरीके के जो नियम हैं उनको लागू करने के लिए शुरू हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एबीसी मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है।
तो इसी तरीके से काम होगा, क्योंकि पहले लोग लोग होता था ना कि 1 साल 2 साल कुछ कोई डिग्री की, इसके बाद अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली कहीं उनकी जॉब लग जाती है, या घर की स्थिति ऐसे होने के कारण वो कहीं कमाने लगते हैं, तो वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। तो जो 2 साल उन्होंने पढ़ाई की है वो 1 साल की वजह से बेकार हो जाती है। तो अब ऐसा नहीं होगा। बाकी अभी 2 दिन की और बात है, महासमर ख़त्म हो जाएगा। ईवीएम पर लग रहे हैं लोगों के काफ़ी कि ऐसा है वैसा। बाकी कल पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। सरकार बनाने की लगी शर्त, दांव पर लगा 4 बीघा ज़मीन। तो कभी कभी लोग इस तरीके से भी बोलते हैं कि ये सरकार आएगी वो सरकार आएगी, प्लीज़ आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो मत कीजिए, क्योंकि लोगों का रुझान किस समय क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता। बाकी वीवीपैट की भी बातें होती हैं, उसमें क्या सच्चाई है ये भी अभी तक समझ में नहीं आता। बट लोग अगर शोर मचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी। फिलहाल जो भी है ये थोड़ी सी हंसने वाली खबर है, बट आप इस तरीके की चीज़ों में मत उलझिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कुछ खबरें देख लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय फलक में बात हो रही है, पंजाब सरकार से कहा जा रहा है कि भटके युवाओं को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेगी सरकार। जो भी सरकार आती है लोगों की वही मांग है। कहा जाता है कि पंजाब में ड्रग्स बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं वहाँ के युवा, तो भटके हुए युवा हैं उनको मुख्य धारा में लाने का मतलब है कि उनको भी वो देखिए, कोई इंसान मुख्य धारा में कब आता है? वो तब आता है जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। किसी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कब होती है? जब उसको लगता है कि ये चीज़ वो अपने के लिए कर रहा है या अपनों के लिए कर रहा है। एक फैमिली मैन होता है, घर का जो सबसे बड़ा गार्जियन होता है, उसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के साथ साथ वो काम करता है, क्योंकि उसे लगता है कि नहीं नहीं वो घर के सारे सदस्य उसके खुद के हैं। अगर कोई इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो और लेकिन उसको ये लगे कि ये सदस्य मेरे नहीं हैं, घर के नहीं हैं, लोग मेरे नहीं हैं, तो वो क्या ही काम करेगा, क्या ही अपने आप को आगे अपने आप को झुलसाएगा कमाने के लिए, उन लोगों की हेल्प करने के लिए वो भी कुछ नहीं करेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तब अच्छे से कर पाते हैं जब हमें अपनापन का एहसास होता है। तो पंजाब में यही चीज़ गई है कि जो युवा हैं उनको एक तो मुख्य धारा में लाइए। मुख्य धारा में लाने का मतलब है कि उनको आप अपना बनाइए पहले। वो जो कर रहे हैं उनको उनका उनका सहयोग कीजिए। फिर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगे तो उनको लगेगा कि नहीं नहीं मुझे ये काम करना चाहिए, मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे अपनों के लिए, मेरे लिए। तो हमारे देश का, समाज का, उस उन युवाओं का विकास बिल्कुल 100% होगा। बात करें अगर हम उत्तराखंड सरकार की, तो वहाँ पर बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में ध्यान रखकर हो नीति नियोजन, क्योंकि उत्तराखंड आपको पता ही है कि नेपाल से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं होता है कि राष्ट्रीय नीति को रखकर वहाँ पर जो भी नीतियाँ बनाई जाएँ, मतलब हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको रखकर सारी नीतियाँ बने। इसके बाद बोला जा रहा है कि देश में अब नहीं आएगी कोरोना की चौथी लहर। अगर आ भी जाएगी तो हमारा अब इम्यून सिस्टम है के साथ साथ हमारा विल पावर बहुत मजबूत हो चुका है। इधर है, अभी आपको पता है हाल में एक फिल्म रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स, इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी कि इसको रोक दिया जाए, तो वो याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस मूवी में है कि जो कश्मीर के पंडित थे उनके ऊपर क्या क्या जुल्म हुए, कैसे नरसंहार हुआ, उनके पलायन, इस पर ये मूवी बनी हुई है। तो एक वही होता है कि काफ़ी दुखदाई मुद्दा है ये। तो अभी हालांकि वो मूवी को जो रिलीज होने के लिए, ना रिलीज होने के लिए याचिका की गई थी, वो खारिज कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर एक दुखद घटना है। दुखद घटना ये है कि झारखंड में चतरा स्थित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की नॉर्थ कर्णपुरा जो हमारा विद्युत ताप परियोजना का मुख्य द्वार पे था, तो वहाँ पे लोगों को क्या हुआ कि जब ऐसा परियोजना बनाई जाती है तो आसपास के लोगों को हटाया जाता है, क्योंकि वो रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, बहुत ज़्यादा खनन होता है, तो वहाँ के लोगों के लिए ज़िंदगी जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब वहाँ से हटाया गया तो बहुत सारे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई। परियोजना के तहत जितने भी विस्थापित लोग हुए उनको गुस्सा भी आया कि हमें क्यों उठाया, क्योंकि शायद उनको जायज़ मुआवजा नहीं मिल रहा था, या कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे वो लोग। तो पुलिस और उनके बीच में हिंसा झड़प हुई, जिसमें 50 से अधिक छोटे छोटे वाहनों पे आग लगा दी गई। पावर प्लांट जो है वो ठप पड़ गया है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब जिन लोगों को पकड़ा गया उन पर कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं कि 70% जो कामगार काम छोड़कर भाग गए, क्योंकि जो काम करने वाले थे वो आमजन ही तो थे। तो इस तरीके से घटनाओं से वो नहीं रुक पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये देश के वित्तीय संकट का एक असर है, और वित्तीय संकट को उजागर करता है। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे जो और हमें जो वित्त से जुड़ी चीज़ें हैं वो हमें दिक्कतें करेंगी ऐसे, क्योंकि कहा जाता है कि 2-3 मतलब बहुत करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारी संपत्ति है, ये हमारे उत्थान के लिए ही बन रहे हैं चीज़ें। तो ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं और हम फिर सुनते नहीं, फिर हम बस कर जाते हैं।
बाकी नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं तो श्रीनगर में ग्रेनेड हमला में जो आतंकी शामिल हुए थे वो 72 घंटे में गिरफ्तार कर दिए गए हैं। यूक्रेन हमला, यहाँ पर अभी देखिए, गैस जो है, गैस पेट्रोल इसकी आपूर्ति करने वाला एक सबसे बड़ा देश है, वो है रूस। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि गैस कौन कौन निर्यात करता है, रूस, अमेरिका। तो बोला जा रहा है कि हम जो देश हैं कि हम रूस से बाकी चीज़ों का तो प्रतिबंध लगा देंगे, बस गैस का नहीं लगाएंगे। क्यों भाई, रूस पागल बैठा है क्या? वो कहोगे कि आप हमारा अच्छा अच्छा माल सब प्रतिबंध लगा दोगे और जो आपको ज़रूरत है उसको रखोगे तो हम नहीं मानेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गैस आपूर्ति रुकी तो यूरोप में कौन कौन से रास्ते हैं वो देखा जाएगा। यूरोप के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, अमेरिका, क्योंकि दूसरे नंबर पर अमेरिका है, गैस को निर्यात करता है। एंड ये पूरा खेला अमेरिका का ही चल रहा है, क्योंकि आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जिस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे करके प्रतिबंध लगाई जा रही हैं रशियन सामग्री को, चाहे वो उसके मिट्टी से जुड़े हुए इक्विपमेंट हों, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल के या क्रूड ऑयल हो, इन सब में अमेरिका को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि लोग रूस से न लेके फिर किससे लेंगे? क्योंकि घर चलाना है तो आपको ईंधन की जरूरत तो पड़ेगी ही। अगर घर की रखवाली करनी है तो आपको जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनकी जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप कहाँ से लेंगे? रूस से तो आप लेंगे नहीं, क्योंकि उसको प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आप लेंगे अमेरिका से, तो अमेरिका का कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो और इनलार्ज होगा, बढ़ेगा। तो एक बार आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन कौन देश हैं जो गैस का निर्यात करते हैं। इसमें भारत तो कहीं है ही नहीं। एक्चुअली भारत में काफ़ी रिसोर्सेज हैं, बट उनको सही से एक्सप्लोर नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि काफ़ी कठिन है यहाँ पे एक्सप्लोर करना। आगे नेक्स्ट खबर में पढ़ते हैं, बाइडेन ने रूस से तेल के आयात पर रोक लगाई। वही चीज़ें अभी ये चीज़ें होंगी, इस तरीके से रोक लगेगी और फिर क्या होगा, जो क्रूड ऑयल की कीमतें वो बढ़ जाएंगी और फिर अमेरिका जो अपना क्रूड ऑयल है वो महंगा करके बेचेगा। इसके बाद यहाँ पर एक खबर है जो हमें सीखने वाली है। अमेरिका सीनेटर ने कहा है कि भारत के खिलाफ काटसा प्रतिबंध लगाना बड़ी मूर्खता होगी। बात है काटसा प्रतिबंध क्या है, इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 का पंच जो प्रोग्राम आता है उसके तहत। काटसा क्या है उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। काटसा क्या है, एक 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 मतलब ऐसा टूल है अमेरिका का जो कि प्रतिबंध लगाता है कुछ चीज़ों पर। किस बेसिस पे बोला जाता है? काटसा का फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। मतलब होता है कि अगर आप अमेरिका का कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी मिलिट्री से, डिफेंस से जुड़ा हुआ इक्विपमेंट नहीं लेते हैं, कोई भी मिसाइल सिस्टम या कुछ भी नहीं लेते हैं, तो अमेरिका एक सैंक्शन एक्ट है वहाँ पे पारित करता है आपके खिलाफ, और कुछ सैंक्शंस हैं वो लगाता है। उस सैंक्शंस का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है उसको काटसा बोलते हैं, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। मतलब अमेरिका को, क्योंकि आप किसी दूसरी चीज़ से कुछ सामान खरीदोगे, विस्फोटक सामग्री खरीदोगे, मतलब है कि अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं आप दिक्कत क्रिएट करोगे, तो वो काटसा लगा देता है। तो बोला जा रहा है कि इंडिया तो कहीं ना कहीं फ्रेंडली बिहेवियर रखता है अमेरिका के साथ, अगर आप उसके साथ काटसा लगाएंगे तो ये बड़ी मूर्खता है। क्यों लग रहा है? क्योंकि भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया है। S-400 एक नाम है मिसाइल सिस्टम का। वो क्या होगा कि हमारे बॉर्डर पे लगा दिया जाएगा। अगर हमारे बॉर्डर के उस पार से कोई मिसाइल आती है तो वो उसको ट्रैक करेगा और वहीं उसको निस्त नाबूद कर देगा। हमारे देश के अंदर वो मिसाइल जो है वो नहीं आ पाएगी। तो इस तरीके का सिस्टम है। हालांकि जब शुरुआत में बिडिंग हुई थी तो अमेरिका का भी एक मिसाइल सिस्टम था और रसिया का भी मिसाइल सिस्टम था, बट बहुत जानने के बाद पता चला कि रशियन जो मिसाइल सिस्टम है वो अमेरिकन मिसाइल सिस्टम से बहुत अच्छा है। तो भारत ने अमेरिकन मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए आगे बढ़ी और उसको खरीद रही है। तो काटसा के बारे में आपको पता ही कि 5 के पंच में आपको डिटेल से जानकारी बताएंगे। बाकी इधर जेलेंस्की ने कहा है कि पश्चिम को चेतावनी दी है कि यूक्रेन के बाहर तक जाएगा ये युद्ध। तो कहाँ तक जाएगा ये तो नहीं पता है, लेकिन आप चले गए इस बात पे तो कोई दो राह नहीं है। बाकी इधर जिनफिंग जो चीनी राष्ट्रपति हैं उन्होंने बोला है कि जो रूस पर प्रतिबंध लग रहे हैं वो काफ़ी आलोचना के काबिल, और सारे उनकी आलोचना भी की है। जापान ने और अधिक रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये सिलसिला चलेगा। जितने भी अमेरिकन एलाइज हैं वो अभी रसिया पे जो हैं वो बहुत सारे सैंक्शंस लगाएंगी। इटली के तट पर मिली एक रहस्यमयी सुपर याट। बोला जा रहा है कि ये शायद रशियन सुपर याट होगी, काफ़ी लैस है इक्विपमेंट से। तो एक छोटी सी खबर है, बट इसमें कोई पाया नहीं गया, मिला नहीं है। यूक्रेन ने ये भी लगाया कि जो रूसी सेना है वहाँ पे लूटपाट कर रही है। तो अभी वही है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है नहीं पता, बट अब जब इस बड़े देश में जाएंगे तो खाने पीने का लूटपाट करके तो खाना पीना पड़ेगा। बट जो भी है, जितने भी मानव अधिकार हैं या मानवता है वो छाड़ हुई है इस युद्ध में। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि हरियाणा के जो
अभी मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, उन्होंने बोला है कि देश हित में नहीं मुफ्तखोरी, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी। मतलब है कि होता ना क्या, चुनाव चुनाव आता है, चुनाव में कहा जाता है कि हम आपको फ्री ये देंगे, हम आपको फ्री ये देंगे। तो मुफ्तखोरी की जो लत लगा रहे हैं लोगों को, ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को आत्मनिर्भर खुद ऐसा बनाएं कि वो खुद कमाएं। तो उसी बात पर उन्होंने बोला। बाकी इधर बात विचार की कर लेते हैं। तो वित्तीय निर्भरता का प्रेरक उदाहरण वही है कि हमें वित्तीय जो स्थितियां हैं, जितने भी टूल्स हैं, उसमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। वो जैसे रुपए, यूपीआई, ऐसे जो हमारे टूल्स हैं जो कि हम वित्तीय लेन देन में काम करते हैं, वो हमारे हमारे खुद के फ्रेम्ड होने चाहिए। इनके जो भी सर्वर्स हैं वो हमारे देश में चलने वाले होने चाहिए। सॉरी। इसके बाद एक यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि धैर्य धारण कर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो वही होता है ना कि शांति और धैर्य दो ऐसे टूल हैं, या बोल सकते हैं कि दो ऐसे वेपन हैं जिनका अगर आप उपयोग करते हैं तो आप वही होता है ना, आम इंसान से महान इंसान बनने की ओर बढ़ते हैं। तो प्लीज़ हर एक चीज़ में अपने आप मत खोइए, धैर्य रखिए। इसके बाद जो यूक्रेन और रशिया युद्ध चल रहा है, तो उसमें बोला जा रहा है कि एक ही खलनायक नहीं है इस युद्ध का। बोला जा रहा है कि खलनायक है रसिया इस युद्ध का, बट और भी बहुत सारे हैं। तो उन्होंने सारे युद्धों का, जब 1971 में बांग्लादेश युद्ध हुआ था, ये और जो युद्ध हुए थे उसके बारे में डिटेल से बताया गया था। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का अपने लिंक दे दूंगा, वहाँ पे पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस युद्ध की क्या क्या जिम्मेदारी और कौन कौन अपने हित के लिए काम कर रहा है। बाकी इधर तेल के गिराते संकट का हल क्या होगा, अब ये तो आने वाले समय ही बताएगा कि जो तेल का संकट है, हल सिर्फ एक ही है कि हम तेल, जो हमारा क्रूड ऑयल है, उस पर डिपेंडेंसी छोड़ के जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, लाइक पवन ऊर्जा या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आ रहे हैं, सौर ऊर्जा, या हमारे पास जो खुद के जो नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज हैं, उन पे हम ज़्यादा रिलाई करें, उन पे हम ज़्यादा क्या कहते हैं, अपना होता है ना कि हम उन चीज़ों पे ज़्यादा अपने आप को डिपेंडेंट रखें, ताकि हमें दूसरों के आगे हम वो ना कर सकें, हम आगे उनके ऊपर भरोसा ना कर सकें, और कभी ऐसी स्थिति आए तो हम बदल ना सकें अपने आप को। इसके बाद राजनीतिक तेल भंडारण का सहारा। देखिए, कोई भी कंट्री होती है, वो क्या क्या होता है कि अपना जो स्थान होता है, अपना जो तेल भंडार होता है, वो राजनीतिक भंडार के रूप में रखती है कि इन केस वर्ल्ड में कुछ दिक्कत आ जाए तो हमारे देश का इतना भंडार रहना चाहिए राजनीतिक तौर पे कि हमें इंस्टेंटली किसी देश से मांगना ना पड़े। तो वही हो रहा है कि अभी देश में क्रूड ऑयल की कमी हो रही है, बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा जो युद्ध के ज़रिए से लोगों ने अपनी जो एक्सप्लोरेशन नीति है वो कम कर रखी है। तो अभी क्या है कि जो राजनीतिक भंडार है देश का, उसको यूज किया जा रहा है, और वो भी एक लिमिट होता है कि हम 2 महीने 3 महीने चल सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि वो जो हम लिमिट है उस वो भी उसका सहारा ले रहे हैं, लेकिन वो भी सही नहीं है। टाइम टाइम पे हमें क्रूड लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर कुछ खबरें हैं। सख्त कार्रवाई जरूरी है, बिहार में वही जो शराबबंदी को लेके बोला जा रहा है, और बहुत अच्छा स्टेप था शराबबंदी का। इसके बाद उत्तराखंड में पशुपालकों का जीवन समृद्धि करेगी मेरिनो भेड़। तो ये क्या है कि ये एक ऑस्ट्रेलिया से 240 भेड़, क्रॉस भेड़ जो होता है ना, क्रॉस ब्रीड भेड़ मंगाई गई हैं, जिनका काफ़ी अच्छी गुणवत्ता होगी। भेड़ का यूज का किस लिए होता है, तो इनकी जो स्किन होती है, स्किन आई मीन इनका जो ऊपर का सिरा होता है, उससे ऊन निकाली जाती है, और ऊन से फिर हमारे जो कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं। बात करते हैं बिजनेस की, तो बोला जा रहा है कि गेहूं निर्यात रिकॉर्ड स्तर की ओर जा रहा है। आने वाली फसल भी हमारी गेहूं की है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं। सोना फिर से देखिएगा 53,812 का हो गया है। चांदी 71,297 की हो चुकी है, और डॉलर जो है वो 76.9 इतने रुपए का हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकास की तेज गति के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की मजबूती जरूरी है। प्राथमिक क्षेत्र होते हैं हमारे, जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो होता है कृषि का, तो उसकी बहुत मजबूत ज़रूरी है। और उसके लिए हमारे किसानों का आत्मबल, किसानों के लिए हमारा फिनेंशियल सपोर्ट, किसानों के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी स्कीम्स, ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वही मजबूती प्रदान करेगा। और बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर भी रही है। बाकी से कुछ खबरें यहाँ पर है कि आपको पता है कि इमरान खान पे काफ़ी विपक्ष विरोध कर रहा है, तो उन्होंने संसद तक एक खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोल दिया है। यहाँ पे चलता रहता है। एक अराजक देश में वहाँ की जो पॉलिटिक्स होती है वो अराजकता से भरी होती है। आपको पता है कि वैष्णो माता मंदिर जब जाते हैं तो वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग भी होती है, कि आप पैदल ना जाके आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, दर्शन करके वापस आ सकते हैं। तो उसमें बोला जा रहा है कि काफ़ी धोखाधड़ी होती है, लोगों को बोल दिया जाता है कि इस वेबसाइट पर कर लीजिए, वहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आपका टिकट हुआ नहीं है। तो आप वहाँ पे अगर अगर आप कभी नहीं गए इस तरीके से, तो प्री बुकिंग के साथ साथ वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी बुकिंग होती है, और आप वहाँ पे जाके भी बुकिंग करा सकते हैं। तो ये खबर थी। गुलाबी टेस्ट होने वाला है। गुलाबी टेस्ट मैंने आपको कल बताया था, जो रात में होता है
पिंक बॉल से। इसके बाद शतरंज में सेहत से भरे जीवन के बारे में बताया गया कि कैसे सेहत से भरी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद आजकल में हम देखते हैं कि आज क्या हुआ था, तो आज पहली बार अमेरिका में नकली दांतों को मिला था पेटेंट। नकली दांत आप जानते हो कि जिन लोगों की बतीसी नकली दांत नहीं होती है, तो 1822 में आज के दिन मतलब 9 मार्च को इस तरीके का पेटेंट मिला था। और बोला भी जा रहा है कि 15 दिसंबर 1836 में पेटेंट कार्यालय में लगी आग से इस पेटेंट के जुड़े कई अहम दस्तावेज जल गए थे। वैसे दांत खराब होने पर नकली दांतों का प्रयोग इतिहास में बहुत पुराना माना जाता है कि हम पुराने, ये देखिए पूरी बतीसी इधर आप देख रहे होंगे। बाकी इधर कुछ खबरें बोला जा रहा है कि कोरोना के गंभीर होने में जीन भी जिम्मेदार। बोलते हैं कि कुछ हमारे जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर होता ना कि किसी को कोरोना हो जाता है तो वो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और किसी को कोरोना हो जा रहा है तो उसको सांस की बीमारी, जो भी सिम्टम्स थे वो सारे दिखते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जान भी चली जाती है। तो वो जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी हो जाता है। कभी कभी हो जाता है कि कोई एक वायरस किसी को उतना परेशान नहीं करता, बट किसी इंसान की जेनेटिक कंडीशंस या फैक्ट जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी होती है कि वो उसको वो ज़्यादा खराब परेशान करता है। तो इस वजह से जेनेटिक भी कोरोना के लिए उत्तरदायी था। इसके बाद कहा जा रहा है कि किडनी की खराब कोशिकाओं को ठीक कर सकता है आयुर्वेद। आयुर्वेद एक ऐसा सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, जो कि भारत का खुद का सिस्टम है, योगा और आयुर्वेद, जिससे कि किडनी की खराब कोशिकाओं की बात नहीं है, पूरे इंटायर बॉडी के किसी भी पार्ट के अगर हम बात करें तो आयुर्वेदिक एक रिलायबल रिसोर्स है। और आयुर्वेद से ये क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ का उपचार कर रहे हैं आयुर्वेद के थ्रू, तो आपको उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। देखिए, जो हमारी इस तरीके की जो हम जिसको अंग्रेजी दवाएं बोलते हैं या एलोपैथी बोलते हैं, उनका क्या होता है कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा और काफ़ी कारगर साबित होती हैं। बट इसके बावजूद वो क्या करती हैं कि आपके बॉडी में दूसरे पार्ट्स को, वो जैसे आप मान लीजिए कि किडनी की दवा कर ले रहे हैं एलोपैथी में, तो क्या होगा कि आपको किडनी की दवा जब आप ले रहे होगे, जेनेरिक मेडिसिन ले रहे होगे, तो उसके साथ साथ क्या होगा कि किडनी तो आपकी ठीक होती जाएगी, बट वो जो दवाएं हैं उनके साइड इफेक्ट आपके लीवर को, नहीं तो आपके हार्ट को या किसी और अंग को काफ़ी नुकसान पहुंचा देगी। तो होता है कि उनके साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें दिक्कत हो जाती है। बट आयुर्वेदिक का एक ऐसा है कि आप जिस चीज़ का इलाज कर रहे हैं वो बहुत स्लो रेट में ठीक होगी, बट उसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा। तो ये खबर थी। आयुर्वेद हमारे हिंदुस्तान का ये उपज है, तो हमें इस पे हमेशा गर्व होना चाहिए। बाकी यहाँ कुछ फिल्मी खबरें हैं, तो ये